नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके जो पेपर्स हैं बिल्कुल अंतिम हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में 8वें सेमेस्टर का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप का पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, उसको लेकर के। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप के आपके इस 8वें सेमेस्टर के आखिरी पेपर में जो आपके मुख्य टॉपिक्स की बात करें, जो बड़े टॉपिक की बात करें, जो सवाल हैं, एक सबसे ज़रूरी जो आपके लिए सवाल आता है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को लेकर के सवाल पूछा जाता रहा है। एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थोड़ा सा अंतर समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या होता है, संवैधानिक विधि का मतलब क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है भारत की जो प्रशासकीय विधि है उसका मतलब क्या होता है। दोनों में मुख्यतः जो अंतर है वो किस बेस पर है, किस आधार पर, उसको देख करके समझ करके आइए। तो वहीं पर आपके लिए एक ज़रूरी सवाल है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है अंडर इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसका मतलब क्या है, जिसको बोले हिंदी में तो विधिक प्रत्याशा। जिस समय आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उस समय जब आप आर्टिकल 14, 15, 16 के आसपास पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक बार लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के दौरान भी मिलता है। तो मुझे लगता है सवाल करने में आपको आसानी रहेगी अगर आ जाएगा तो। अगले सवाल की बात करें तो जो एक डिक्लेरेटरी डिक्री को लेकर के सवाल पूछा जाता रहा है। जब आप डिक्री पढ़ते हैं CPC में, कई अलग अलग विषयों का इसमें समन्वय है, मैंने सिलेबस में देखा। तो पहली चीज़ तो जजमेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जजमेंट का मतलब क्या होता है। कई बार आपने CPC में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ पर जब विवाद होता है तो वो डिक्लेयर कराने के लिए कि मेरा है कि आपका है, हम लोग एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करते हैं कि हमारे पक्ष में, आपके पक्ष में इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये किसके पक्ष में है वास्तव में। तो सवाल जैसे है कि डिक्लेरेटरी जजमेंट का मतलब क्या होता है, और डिक्लेरेटरी जजमेंट के साथ में जो सूट है, जो एक सिविल सूट है डिक्लेरेटरी डिक्री को प्राप्त करने के लिए, जो आज्ञप्ति है, जो निर्णयात्मक आज्ञप्ति, हिंदी में कहें तो घोषणात्मक डिक्री जो है, उसके लिए कौन वाद दायर कर सकता है, ये सवाल आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगला सवाल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप क्या समझते हैं, रूल अगेंस्ट बायस क्या होता है, दोनों पक्षों को सुनने का जो सिद्धांत है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कायदे से समझिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इम्प्लीमेंट करके किस प्रकार से जो जस्टिस प्रोवाइड कराने की जो मशीनरी है, जो मैकेनिज़्म है, वो किस प्रकार से उसमें सहायक है, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करने का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो क्या है, उसको आप कायदे से पढ़िएगा। उसके बाद अगला सवाल आपके लिए जो ज़रूरी है, आपने स्टॉपल पढ़ा होगा, और मुझे एविडेंस में आपने पढ़ा होगा। मुझे याद आ रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने स्टॉपल पढ़ा होगा। विबंधन से आप क्या समझते हैं। विबंधन को आप वेबर के साथ अंतर करके पढ़ करके आइएगा। वेबर आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, जहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, जहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ते हैं। उसी सेमेस्टर में आपने डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉपल का मतलब आप क्या समझते हैं, और स्टॉपल को थोड़ा सा वेबर से अंतर करके आप पढ़ करके आइए। उसके बाद जो टॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि स्टेट की जो लाइबिलिटी को लेकर के, स्टेट की लाइबिलिटी को लेकर के, विद्यावती का केस आपको याद आ रहा होगा, वर्सेज जो कलेक्टर वाला है, राजस्थान वाला केस है। तो जो स्टेट की लाइबिलिटी है, चाहे वो टॉर्शियस लाइबिलिटी हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी हो, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर एक सवाल आता है कि कब कहा जाएगा कि कोई फंक्शन स्टेट का सॉवरेन फंक्शन है, वो राज्य का संप्रभु कार्य है, और कब ये कहा जाएगा कि वो स्टेट का नॉन सॉवरेन फंक्शन है। तो जो बीच का जो अंतर है उसको आपको समझना है। जैसे सवाल है कि व्हाट इज द डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन, एक्सप्लेन विद द लीडिंग केस लॉज। आपको जो बड़े केस लॉज हैं, जो लीडिंग केस लॉज हैं, मुख्य केस लॉज हैं, उनकी सहायता से राज्य के जो संप्रभु कार्य हैं और जो राज्य के गैर संप्रभु कार्य हैं उसके बीच में एक सीमा खींचनी है, आपको अंतर करना है कि दोनों में क्या अंतर, मुख्य अंतर क्या है। 105 कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़े हैं, संसदीय विशेषाधिकार पढ़े हैं। अभी नई नई लोकसभा का गठन हो रहा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप पाते हैं कि लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान मंडलों के, मीन्स विधानसभा, विधान परिषद, सबके पास कुछ ना कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ ना कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। उनके पास फ्री के टेलीफोन करने की क्षमता है, उनके पास फ्री की हवाई जहाज़ की सुविधा है, ये वाले प्रिविलेजेस नहीं। जो पार्लियामेंट की प्रीमाइस के अंदर रह करके उसको एक्सरसाइज करते हैं। कुछ जो प्रिविलेजेस हैं वो पार्लियामेंट हाउस को है,
कुछ जो विशेषाधिकार हैं वो संसद के सदन को हैं, और कुछ जो विशेषाधिकार हैं वो संसद के सदस्यों को हैं, कुछ जो है वो विधानमंडल के सदस्यों को हैं। यहाँ पर जो सवाल आपके लिए ज़रूरी है वो विशेषाधिकारों को लेकर के है, और जब आप विशेषाधिकार पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कायदे से पढ़ करके आइए। जैसे सवाल है कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार से आप समझते क्या है? विदाउट पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्चार्ज देयर फंक्शन एज इंटरेस्टेड अपॉन देम बाई कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरेस्ट अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, जहाँ पर हम कहते हैं कि आपने अपनी संपत्ति किसी को इंटरेस्ट कर दी है, न्यस्त कर दी है, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। संसदीय विशेषाधिकार के बिना संसद के सदस्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। इस पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपके लिए बन सकते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में एक एक्ट है जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है। अच्छा, लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर के जो सवाल हैं थोड़े से निबंधात्मक किस्म के आए हैं। पहली चीज़ तो आप ये जानते हैं कि देश में अन्ना हजारे जी का बहुत बड़ा मूवमेंट चला। खैर उसके पहले भी लोकपाल की, ओम्बुड्समैन की, लोकायुक्त की चर्चा सुबगाहट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चला करती थी। लेकिन एक बड़ा जो आंदोलन जिसको बोले जन आंदोलन, जिसने जन आंदोलन का रूप लिया, तो उस आंदोलन के बाद लोकपाल की नियुक्ति पिनाकी चंद्र घोष जी की, शायद मुझे लगता है नाम आपने सुना होगा, तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत जो लोकपालों की नियुक्ति हुई, लोकायुक्तों की नियुक्ति हुई, वो अपने कार्य को करने में कितने सफल रहे, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में उन्होंने कितनी संजीदगी से भूमिका निभाई, या कहें कि क्या गैप को उन्होंने फिल किया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो कारगर साबित हुए। जैसे एक सवाल आया हुआ था कि ऑलमोस्ट 8 years आफ्टर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 नॉट मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उस एक्ट के जो वेरियस प्रोविजंस हैं, जो विभिन्न प्रावधान हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को, उनको लागू करने में कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई, कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। तो जो मुख्य, पहली चीज़ तो आपको लोकपाल के मुख्य कार्य देखने हैं। जिस समय आप एक्ट में सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे उस समय आपको लोकपाल के, लोकायुक्त के जो मुख्य कार्य हैं, जो मुख्य उनकी जिम्मेदारी है, मुख्य भूमिका कहाँ पर है उनकी, वो आप जान लीजिए। दूसरी चीज़ वहाँ पर देखिए कि मशीनरी में जो तकनीकी समस्या क्या आ रही है कि लोकपाल और लोकायुक्त अपना कार्य क्यों नहीं करने में सफल हो पा रहे हैं, या अगर सफल हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा आमूल चूल परिवर्तन है, कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है जो वो लाने में सफल हुए हैं। ये सवाल उधर आपको लेके जा रहा है। उसके बाद सवाल थोड़ा सा एडीआर जैसा है। एडीआर मीन्स आप पढ़ रहे होंगे, शायद थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, हो सकता है आपके शायद इसी पिछले सेमेस्टर में रहा हो, आपने एडीआर पढ़ा हो। जैसे सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इनफॉर्मल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब विवादों के निपटारे के अनौपचारिक तरीके का क्या अर्थ है। पहली चीज़ है कि विवादों के निपटारे का जो इनफॉर्मल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है वो क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेज है और इतने लैक ऑफ जजेज है, इतने लैक ऑफ कोर्ट्स है, इतनी कमी है न्यायालयों की और न्यायाधीशों की, न्यायाधिकारियों की, कि अनायास ही इसको बल मिलता है और आवश्यक भी है। एडीआर सिस्टम को बल मिलता है, वो आवश्यक भी है। अब तो एडीआर के बाद ओडीआर हो गया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो रहा है। तो जो मुख्य भूमिका इसने निभाई है, एडीआर सिस्टम ने जो मुख्य भूमिका निभाई है न्यायालय के बाहर। अच्छा, न्यायालय के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है जैसे झगड़ा करके, वैसा सेटलमेंट नहीं है। नेगोशिएशन करके, मीडिएशन करके, काउंसिलेशन करके, मिडार्प करके, आपस में बातचीत करके, सुलह समझौता करके, जिसमें पैसा भी ना लगे, जिसमें ऊर्जा भी व्यय ना हो, जिसमें किसी के चप्पलें ना घिसनी पड़े, कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। खैर उसमें अधिवक्ताओं का, वकीलों का और न्यायपालिका का सबका घाटा है, लेकिन ठीक है, किसी को न्याय मिले, समुचित न्याय मिले, समय से न्याय मिले, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार का सवाल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और हाउ टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, दोनों आपके लिए एक साथ में जरूरी है। सीबीसी आपके सिलेबस में है, सीबीसी है, सीबीआई भी शायद है। सीबीसी का जो सवाल है अक्सर पूछा जाता रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मतलब क्या है, और इसमें केंद्रीय वर्ड जो लगा हुआ है, तो क्या जो सतर्कता आयोग है वो क्या किसी राज्य के ऑफिस के कर्मचारी को या किसी राज्य के कर्मचारी की गिरबान पकड़ सकता है, क्या वो उससे कोई बातचीत कर सकता है, क्या उसको उससे सवाल जवाब कर सकता है। तो पहली चीज़ आपको समझना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी का मतलब क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मतलब क्या होता है। उसके बाद जब आप पढ़िए तो जो सीवीसी के, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 है, 2003 का जो एक्ट है,
उसके अंतर्गत सीवीसी के जो फंक्शंस हैं, जो उसके कार्य हैं, जो उसके पास शक्तियाँ पावर्स हैं, उसको कायदे से पढ़िए। उसमें देखिए एक चीज़ और कि सीवीसी का जो रिमूवल है, कि सीवीसी के रिमूवल को लेकर के कि सीवीसी को क्या हटाया जा सकता है और हटाया जा सकता है तो किन आधारों पर हटाया जा सकता है, इस प्रकार से सवाल जोड़ करके पूछे जाते रहे हैं। उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा कि उसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं और किन लोगों, उसका जो स्कोप है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, वो किन लोगों के ऊपर उसकी निगरानी है, किन लोगों से वो डील कर सकता है। एक आपके लिए ज़रूरी चीज़, आखिरी चीज़ मैं कहूँ, आपके लिए राइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के विषय में, उसमें मैं सवाल नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार का सवाल आएगा। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर रहना ही रहना है। आर्टिकल 21 से जुड़ता है, आर्टिकल 19 से जुड़ता है। सवाल है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, पहली चीज़ तो सैलेंट फीचर उस एक्ट की देख लीजिए, कायदे से देख लीजिए। मतलब क्या है आप जानते ही, खूब चर्चित हो चुका है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का मतलब क्या है, और जो ये क्या आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को मानते हैं कि इसके आने से जो गुड गवर्नेंस का जो हमारा सिद्धांत है, जो एक वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत है, क्या किसी व्यक्ति को अगर अपने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में अगर उसको जो अपेक्षित सूचना वो मिल जा रही है, तो क्या ये गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है, क्या ये गुड गवर्नेंस के लिए लाभदायक है, और किस हद तक जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का वो सफल हुआ है लोगों को सूचना मुहैया कराने में, और जो गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है उसको इस्टेब्लिश करने में, और बहुत मजबूती से इस्टेब्लिश करने में। तो ये सवाल मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी हैं, इतने टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं। तो इतने सवालों को कवर करके जाइए और प्रयास कीजिए कि अगर आप इसके आसपास कुछ और आपने देखा हो तो वो सवाल भी आपके आएँ, वो सवाल भी आपके लिए आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, इतने पर तैयार करके जाइए। और मुझे लगता है आपका ये आखिरी पेपर है, आपका वर्ष समाप्त हो रहा है, आपका चौथा साल समाप्त हो रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, अंतिम वर्ष में प्रवेश करिए और बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रयास अपने जारी रखिए। तो जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।